एहसान भाई साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से चंद तो बहुत ज़्यादा अहम थी कि ब्लैक मनी पार्क ना हो, फेयर टैक्सेशन होनी चाहिए। अब फाइनली आ रहा है कि आईएमएफ के सूबों के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और सूबे इस बात पर एग्री कर गए कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स हो। आपको लग रहा है कि ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ की तरफ ले जा सके? आपकी जो कुछ रिकमेंडेशंस थी वो मानी गई हैं? आई थिंक मैं शुरू में तो ये कहूँगा कि ये जो बजट बनाया गया है ये आईएमएफ के प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। ये बात जो है बिल्कुल वाज़िया हो जानी चाहिए। इससे जो फ़ायदा होगा पाकिस्तान को वो ये होगा कि जो हमारी इमीडिएट सॉल्वेंसी की रिस्क थी वो कवर हो जाती है और डेट रिस्ट्रक्चरिंग को हम अवॉइड कर लेंगे। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या ये पायदार बहाली आएगी क्या मईशत के अंदर, तो मेरी नज़र में नहीं आएगी। वो इसलिए कि ये जो बजट बनाया गया है ये एक फायर फाइटिंग किस्म का बजट है। इसमें देखिए, जब बजट का इन्फ्लेशन असम्पशन है 12% और जो हुकूमती अखराजात हैं वो तकरीबन 25% से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पर तो कोई नज़र नहीं रखी गई, राइट। लेकिन जो टैक्स का जो रेवेन्यू का टारगेट है उसको 40% बढ़ा दिया गया है पिछले साल के मुकाबले में, यानी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद 25% और उम्मीद रखी गई है। तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो 25% से ज़्यादा बढ़ेगा, हमेशा ऐसा ही होता रहा है। और जो टैक्स की वसूली होगी वो 40% का जो टारगेट है वो नहीं वसूल किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इस साल हालांकि टैक्स टारगेट तकरीबन हमने अचीव किया, मगर एक्सपेंडिचर साइड पर हमने बहुत मैसिव ओवररन किया। बट आप कह रहे हैं इस दफ़ा दोनों होंगे, अब टैक्स टारगेट पे मेजर शॉर्टफॉल होगा और बहुत ज़्यादा ओवररन होगा एक्सपेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरी जो मायूसी की हमें हो रही है वो ये है कि हम आईएमएफ से भी कहते रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान से भी कहते रहे हैं कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उसको अगर उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से जो 23 बार ऑलरेडी किया गया है, यानी फ्रंट लोडेड टारगेट्स दिए जाते हैं एफबीआर को वगैरह वगैरह, अगर ये फ्रंट लोडेड ही सिस्टम रहा तो जो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो फिर बैक फुट पे चला जाएगा और वो बैक फुट पे ही रहेगा। उसमें ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल जो वो होते हैं कंपल्शंस होते हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन हुकूमत जो है अगले साल 2 साल इसी तरीके से फायर फाइटिंग ही करती रहेगी। आपको ब्रॉडन जो टैक्स बेस करने के लिए, प्रॉपरली ब्रॉडन करने के लिए, इसमें कई चीज़ें ऐसी की गई हैं जहाँ पे कि रिटेलर वगैरह से टैक्सेस वसूल करने का कुछ इकदाम लिए गए हैं, लेकिन उसका भी बर्डन जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे ही आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को सप्लाई करेगा वो 2.5% काटेगा, तो ये जो बर्डन है ये वो मैन्युफैक्चरर को टैक्स कलेक्टर बना दिया गया। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं, एक तो और उसका होगा ये कि कंज्यूमर पर अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका असर जो है इन्फ्लेशन पे होगा। दूध की तो आपने मिसाल दे ही दी है कि पेरिस से ज़्यादा और मेलबर्न से ज़्यादा और हॉलैंड से ज़्यादा हमारी जो कीमत हो चुकी है। तो इससे एक अनलेवल प्लेइंग फील्ड बनती जा रही है। दूध तो वैसे ही खुला मिलता था, राइट, जो कि सस्ता भी होता था, लेकिन अब ये जो पैक्ड मिल्क है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है रादर, राइट। और जो खुला दूध वाले थे, खुले दूध बेचने वाले थे, उन्होंने भी अपनी कीमत बढ़ा दी है। तो इसका नेट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। आरिफ भाई ने कहा कि जी इन्फ्लेशन कम होगी और पॉलिसी रेट गिरेगा। मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है वो 18 से 20% रहेगी। वो जो हालिया 12% नंबर्स के बावजूद आपको लग रहा है ये दोबारा स्पाइक करेगी? जी बिल्कुल, डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा? नहीं करेगी, उस रेट से नहीं करेगी जिससे हमारी उम्मीद थी, ठीक है। और पॉलिसी रेट 12% टारगेट कर रही है और आईएमएफ भी लेस देन 13% टारगेट कर रहा है, बट आप कह रहे हैं 18-20% पर जाए। जी 12 जो आईएमएफ ने जब टारगेट दिया था तो उस वक्त बजट नहीं आई थी, अब बजट आ चुकी है सब। और मैं आपसे जानना चाहूँगा आसिफ इनाम साहब, एप्टमा टेक्सटाइल की एक बॉडी है, अब एप्टमा की अपनी शिकायत थी, रिकमेंडेशंस भी थी, आप किस तरीके से देख रहे हैं बजट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो 20-25 साल पहले या 30 साल पहले बिगड़ गई थी। जैसे एनर्जी का इशू है, वो गाय बगाए आता रहता है और जाता रहता है। आता इस तरह रहता है कि कभी बिजली के सलूशन निकल आते हैं, गैस आ गई तो लोग गैस पे चले गए तो बिजली भूल गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में हमेशा स्पाइक आती है कि आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, फिर डाउनफॉल आ जाता है। क्या होता है, उसी ऑल्टरनेट एनर्जी पे लोग जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सब यूज़ करने लगते हैं, तो
अल्टीमेटली वो सोर्स ड्राई हो जाता है, देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। अगर आप हमारी एनर्जी का ग्राफ देखेंगे तो 7-8 सेंट, उसके बाद एकदम 14 सेंट, फिर 7-8 सेंट में ग्रोथ आती है। तो अब तो तकरीबन ये इस्टेब्लिश हो गया है, स्पेशली जो तकरीबन 19 से लेकर जो भी 20-22 तक 7.5 सेंट और 9 सेंट बिजली रखी गई। एंड फॉर द लास्ट पीरियड इट वाज +8%। लास्ट क्वार्टर जो था वो थर्ड क्वार्टर जो लास्ट गवर्नमेंट का था, दैट वाज +8% ग्रोथ, विच वेंट टू -8 इन वन क्वार्टर ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो वो उसका है। दूसरे उसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन $3-4 बिलियन का हुआ। जो अब क्या हुआ कि जब 17, 18, 19 सेंट की ये बिजली हो गई तो वो प्लांट बंद पड़े रहे, अब उनका रीपेमेंट भी ड्यू है, वो इन्वेस्टमेंट भी मुल्क का ज़ाया हो गया। हमारी 19.5 बिलियन तकरीबन एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो 2 साल में बढ़ के इट वाज सपोज टू बी 26 बिलियन अलोन फॉर द टेक्सटाइल, जो हमारे अलावा बांग्लादेश वगैरह ने भी अचीव किया। उसमें जो पॉलिसी डिसीजंस थे उसमें से कुछ अब हम ये कहते थे कि जी हमारा 70% प्रॉब्लम इज़ एनर्जी, 30% बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ने सारी चीज़ें ठीक की हुई थी, EFS स्कीम भी थी और उसके बाद रॉ मटेरियल भी ड्यूटी फ्री किए हुए थे। तकरीबन सिवाय एक स्टक अप रिबेट्स के, वो इसके सेल टैक्स रिफंड्स के, या जो पुराने लेगेसी पेमेंट्स फंसी हुई हैं टर्फ की, और उसके अलावा हमारा कोई मेजर मसला नहीं था सिवाय एनर्जी के। एंड वी थॉट कि ये एनर्जी हल होगी। अब इस बजट के बाद वो मसले भी बढ़ गए, 2% ड्यूटीज़ रॉ मटेरियल्स पे लग गई, कुछ पे लगी हैं, कुछ पे नहीं लगी। गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही है कि हमने इंडस्ट्री को कम से कम एनर्जी में, देखिए एनर्जी में वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि $2.5 अरब, $2.8 अरब के ब्रैकेट में हम कहीं फंस के रह गए पर मंथ। अगर मई में ऊपर गई 2.8, जून में फिर 2.5, इससे ऊपर की हमारे पास कैपेसिटी है भी या नहीं है? देखिए कैपेसिटी तो मैंने आपको बताया 26 बिलियन की है, बट इट इज़ बीन नाउ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। एक तकरीबन हम थंब रूल चल रहे हैं कि अगर कोई मिले या वीविंग या ये तमाम चीज़ें बंद होती हैं तो वो बंद होने के बाद जब आप दोबारा चालू करते हैं तो कहीं 20-30% पे डेथ हो चुकी होती है। तो मतलब पहला तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि कोई चीज़ ख़त्म ना हो। जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उतना जो है वो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी की रेशो कम हो, वो ख़राब होती जाएगी कि फिर कम चालू हो सकेंगे। तो अब तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट जो है वो खासे सेक्टरों को ब्लीड करते हुए, बारिंग देखिए कहीं भी वो जहाज़ भी गिरता है 2 आदमी बच जाते हैं, आप उन एक्सेप्शंस को छोड़ के एज अ होल इंडस्ट्री की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। अब इसका सोल्यूशन फिर वो ब्रॉड बेस है, वो तो फिर IPP से लेकर तो ये साल एक्सपोर्ट्स बढ़ने का होगा, ये एक्सपोर्ट्स गिरने का होगा, या वही लेवल रहेगा, क्या होगा टेक्सटाइल? या मतलब विद द करंट सिचुएशन जो एनर्जी की रिलीफ अब देखें, जो हमारा अब 41-42 का जो टैरिफ होगा ये भी स्टिल भी डबल और ट्रिपल देन मैनी कंट्रीज। इंडिया में जो स्पेशल जोन है वहाँ दे आर गिविंग नाउ 5 सेंट टैरिफ, तो उससे इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑलरेडी। दूसरे हमारे यहाँ जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी एड्रेस हुए हैं जो पॉजिटिव हैं, जैसे इंपोर्ट की FTR को 5 साल पहले ख़त्म की, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आपको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ा मैसअप हो गया था और उसने इंडस्ट्री को कितना बड़ा हर्ट किया है। मैं समझा था कि एहसान साहब उसको ज़रूर टेकअप करेंगे। वो इंपोर्ट की FTR में जो वो 5% हो गया था, वो अब 100 का 5 था या 10 का 5 था, उसमें बहुत कुछ हुआ है। एंड आई थिंक सो इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जो इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ है उसमें हुआ है वो। फिर उसके बाद IPP ये सब एड्रेस अगर आप कर देंगे, इवन अगर 8-9% का भी टैरिफ होगा तो ये इंडस्ट्री जो है सर्वाइव कर। दूसरे आज से 10 साल पहले जो है वो टेक्सटाइल का शेयर सिर्फ 43% था, उस वक्त 13-14 सेंट एनर्जी हुई थी। हमने रिक्वेस्ट की कि इसको ठीक कर दें, तो लोगों के ख्याल था कि भाई टेक्सटाइल इज़ समथिंग वेरी बेसिक और पता नहीं कौन सी हम मराते लेते हैं, तो ये उन की ज़रूरत ही नहीं। नाउ वी आर 60%, दैट मीन्स द अदर थिंग जो है वो ज़्यादा ख़राब हुई है बनस्बत टेक्सटाइल के। और इस साल तो ये आप चावल का देखिए, चावल में और गंदम में एक फ़र्क है, चावल स्टोर हो सकता है, ठीक है, चावल ख़राब नहीं होता, बल्कि पुराना चावल जो है उसकी कीमत उल्टा बढ़ जाती है। तो चावल की आपको वन टाइम अगर 3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट मिली है तो दैट डजंट मीन कि उसी साल की हुई है, आपका बैकलॉग भी बहुत सारा है। इस साल की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें चावल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुहेल साहब, आप ज़ाहिर साल से आप इस बात के हामी रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो तो टाइट ही फिस्कल पॉलिसी हो, ऐसा ना हो कि एक साइड से स्लिपेजेस हो, दूसरी साइड पर आप टाइट कर रहे हो, सिस्टम ठीक नहीं होगा। आप टैक्सेशन के हामी हैं कि जी टैक्सेशन जो है, अगर ज़्यादा अमीर लोग हैं, घर बड़े बड़े हैं, उस पर ये आपको लग रहा है कि ये ऐसा बजट है जो आप पहले भी ट्रांसमिशन में मौजूद थे, बजट से पहले पाकिस्तान के लिए खर डालो वाली ट्रांसमिशन में, कि ये चीज़ें एड्रेस हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहिद भाई। मेरे ख़्याल में अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो
हमारा डायरेक्शन तो हमारा है ही नहीं, हमने तो IMF के कहने पर ये बजट बनाया है और इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हमारे पास रिज़र्व्स में $9 बिलियन हैं, $22 बिलियन की अदायगी करनी है। तो अगर IMF के अम्ब्रेला के अंडर ये बजट बनाया है तो मेरे ख़्याल में ये सही बजट है या डायरेक्शन सही है। और जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी हुकूमत 30-35% टैक्स बढ़ाएगी, वो 40% बढ़ाया। हमारी एक्सपेक्टेशन की कि 6.5% का बजट डेफिसिट हुकूमत रखेगी, हुकूमत ने 5.9 का रखा। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि IMF 1% GDP का कह रहा है, प्राइमरी बैलेंस 1.5 रखेगी, तो उन्होंने 2 रखा है। तो आई थिंक शायद उन्होंने IMF के नंबर से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश की है। तो डायरेक्शन तो सही है मेरे ख़्याल में। बट जिस तरह मेरे दूसरे मेहमान ने कहा कि किस पर टैक्स लगाना चाहिए था, किस पर नहीं लगाना चाहिए था, ये डिबेटेबल ज़रूर है। यहाँ पर शायद थोड़ी सी हुकूमत से गलतियाँ हुई हैं कि जो टैक्स इक्विटेबल होना चाहिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, शायद वो उन्होंने नहीं किया। कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ रिफॉर्म्स करने थे, वो नहीं किए। मगर मुझे लगता है कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है IMF के गाइडलाइन के हिसाब से सही है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूं, हम बड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम थे, पाकिस्तान ने इतने, लेकिन पाकिस्तान ने 20-25 साल में 3 EFF लिए हैं। हम जा रहे हैं EFF में, जो थोड़ा सा रिलैक्सड होता है, जो थोड़ा सा फ्रंट लोडेड होता है, जो लंबे साल 3-4 साल का होता है और जिसकी पेमेंट भी बड़ी रिलैक्सड होती हैं। पहले हमने लिया शौकत अजीज़ के ज़माने में, 2001 में हमने कंप्लाई किया, इकॉनमी ग्रेजुअली बेहतर हो गई और बहुत अच्छी हो गई। फिर पॉलिटिकल हालात चेंज हुए और लॉयर्स मूवमेंट आई और मसले मसाइल हुए। फिर हमने 2013 में PMLN की गवर्नमेंट में लिया, वहाँ भी हमने कंप्लाई किया, प्रोग्राम रिलैक्सेशन मिलती रही, क्वार्टरली इकॉनमी बेहतर होती रही। फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए। फिर हमने PTI की गवर्नमेंट में असद उमर साहब ने 3 साल का लिया, वो हम पूरा नहीं कर सके। फिर PDM की आ गई, वहाँ पूरा नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसमें कोविड भी आया। तो अगर मैं इस तनाजुर में देखूँ कि अगर हमें ये वाला 3 साल का प्रोग्राम पूरा करना है, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टेबलाइजेशन से हम मॉडरेट ग्रोथ की तरफ जाएंगे। 6% वाली ग्रोथ हमें नहीं सोचनी चाहिए, ना उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए, लास्ट टाइम थी 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5। 4.5 की अगर GDP ग्रोथ हो जाएगी 3 साल के बाद शादेब भाई, तो हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी, जो हमें नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल में जो आज मुल्क का चैलेंज है वो ग्रोथ नहीं है। आज मुल्क का चैलेंज है एजुकेशन इशू है, बट वो आज का मसला नहीं है। पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, मगर आज का मसला नहीं। आज का मसला है कि आपको डिफ़ॉल्ट से बचना है। $22 बिलियन पे करने हैं, $9 बिलियन जेब में हैं। आज आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 3 साल के बाद 20-25 बिलियन रिज़र्व पे आ जाएं और आपकी रीपेमेंट जो हो वो 13-14 बिलियन की हो, मतलब रिज़र्व ज़्यादा हो और 1 साल की रीपेमेंट कम हो। दूसरा शॉर्ट टर्म चैलेंज है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। आई डिसएग्री, 18-20% मुझे नहीं लगता। मैं शायद आरिफ साहब जो कह रहे नंबर 13-14-15% होगा। तो अगर ये ट्रेंड रहा जो हमने 29 से 23 हो गया, 23 से अगर 14 हो गया, 15 हो गया, तो डायरेक्शन मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि सही है। तो इसमें कोई खुश नहीं होगा। ये 3 सख्त साल हैं और हमने भी देखा शौकत अजीज़ के ज़माने में और जो 2013 के प्रोग्राम में 1-2 साल थोड़े सख्त होते हैं IMF के अंडर, फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। पर सवाल ये ना, ये वो बजट है कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 22-25 अरब डॉलर के रिजर्व पर हो, रीपेमेंट 12-13 अरब डॉलर की हो, रिजर्व्स को खतरा ना हो रहा हो, ये वो बजट है जो उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हो। अगर ये मुश्किल टाइम है, वो मुश्किल टाइम गुजार के हम उस जगह खड़े हो जहाँ पर आप जी। अगर मेरे ख्याल में ये 40% की जगह जो उन्होंने 30-35% भी टैक्स जमा कर लिया, जो प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राइमरी सरप्लस है, जो 20 साल के बाद हुआ है, पिछले साल पाकिस्तान में शौकत अजीज़ के ज़माने में हुआ था, अब हुआ है। ये हुकूमत 2% कहती है। अगर ये 1% भी हो गया, जो आरिफ साहब ने कहा 2500 अरब है, ये 1200-1300 अरब भी हो गया, तो IMF वुड बी हैप्पी। मेरा ख्याल में IMF का EFF में एंटर होना मुश्किल होता है। उसके रिव्यूज़ रिलेटिवली जो होते हैं क्वार्टरली, वो सॉफ्ट होते हैं। अभी आपने बांग्लादेश की हम बात करते थे, मिसालें देते थे, अभी भी देते हैं, देना तो नहीं चाहिए, कि 5 बिलियन की मंथली एक्सपोर्ट थी, वो 3 बिलियन रह गई है क्योंकि जाली थी। रिजर्व बहुत बड़ी डिबेट हो रही है बांग्लादेश के अंदर कि नंबर अपने गलत शो कर रहे थे, नंबर सब एक्सपोर्ट्स के बढ़ाते हुए दिखा रहे थे और रिजर्व हमारे गिर रहे थे और एक नया स्कैंडल बना हुआ है। वहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस था, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, वहाँ पे रिजर्व जो है $10 बिलियन से उड़ गए। अब बात हो रही है कि इन्फ्लेशन और GDP भी गलत है। तो मेरे ख्याल में जो आपका ये कहना है कि ये बजट से मैंने ये कहना है कि हर क्वार्टरली जो रिव्यूज़ हैं वो आसान होते हैं। बांग्लादेश में इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, फिर भी उसका रिव्यू पूरा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि IMF के अंडर रहना हमारी मजबूरी है। क्या इसमें लोग खुश होंगे? आंसर इज़ नो।
क्या इसमें इकॉनमी की तरक्की होगी? तो आंसर इज़ नो। बट मेरा ख्याल में ये 2-3 साल अगर पाकिस्तान IMF के अंडर गुजार ले तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, और ये जो बजट की थीम है बज़ाहिर लगती है वो अचीव करने जा रही है जो IMF कह रहा है।